अरब देशों की बैठक के बाद इजराइल के खिलाफ सख्त बयान। सेक्रेटरी जनरल बोले, इजराइल पार कर चुका है हद, अरब मुल्क बनाएंगे कॉमन स्ट्रेटेजी, यहूदी देश को रोकने का प्लान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे मिस्र के वरिष्ठ अधिकारी की नेतन्याहू को सीधा चुनौती, अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, ग्रेटर इजराइल पर भी बोले। और साथ में आपको बताएंगे गाजा की नाकेबंदी तोड़ने निकली समुद्री काफिला, इटली पहुंचने पर जोरदार स्वागत, हजारों लोग हुए जमा। जानेंगे इससे जुड़ी क्या है नया अपडेट। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप की धमकी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटाए तो अमेरिका बन जाएगा तीसरी दुनिया का देश। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुरुवार यानी 4 सितंबर को काहिरा में अरब लीग के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में अरब लीग ने इजराइल को लेकर खतरे की घंटी बजा दी और साफ चेतावनी दी कि गाजा में जारी कत्लेआम अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा कि ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अरब दुनिया और पूरी दुनिया एक नाजुक हालात से गुजर रही है। गाजा में इजरायली फौज सिर्फ हथियार और बदले की कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि वो पूरी फिलिस्तीनी कौम को मिटाने और उनके हक में खड़े राज्य के सपने को ख़त्म करने पर तुली। उन्होंने कहा कि मकसद साफ है, ज़मीन पर कब्जा करना, लोगों को जबरन बेघर करना और फिलिस्तीनी मसले को पूरी तरह ख़त्म कर देना। अबुल गैत ने जोर देकर कहा कि अरबों का सबसे बड़ा एजेंडा अब यही होना चाहिए, इजराइल के इस कत्लेआम को रोकना। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने और भी सख्त लहजे में कहा कि आज दुनिया एक ऐसे इजरायली सिस्टम का सामना कर रही है जिसकी जंगलीपन की कोई हद नहीं। गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान सब जगह इजरायल तबाही मचाने में लगा है। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा को रहने लायक जगह नहीं छोड़ रहा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जनता को घेर कर उनकी क़ियादत को मिटाने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें भी जबरन निकाला जा सके। सफादी ने अरब देशों से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक कॉमन अरब स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें सियासी, आर्थिक, कानूनी और डिफेंस के सारे टूल इस्तेमाल हो ताकि अरबों का भविष्य, उनके हक और पूरी रीजन का अमन बचा सके। उन्होंने साफ कहा कि गाजा पर हो रहे इस जंगली हमले को रोकना और वहां इंसानी हाथों से बनाई गई भूखमरी को ख़त्म करना अरबों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीरिया के मुद्दे पर भी सफादी ने कहा कि अरब वजीर खारिजा सीरिया की सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि वहां दोबारा अमन और सलामती कायम हो और इजराइल की दखल अंदाजी वो हमलों को रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सीरिया की तकसीम यानी बंटवारे की साजिश अरब दुनिया कभी कबूल नहीं करेगा। ये सारे बयान अरब लीग की 164वीं मीटिंग में दिए गए और साफ मैसेज यही निकला, अरब मुल्क अब इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा मजबूत और मिलजुल कर कदम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रमित बताया है और उन्हें चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो मिस्र और इजराइल के बीच हुए गैस समझौते को रद्द करके दिखाएं। मिस्र की स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस SIS के प्रमुख दिया राशवान ने टीवी पर दिए बयान में कहा, नेतन्याहू आर्थिक और राजनीतिक तौर पर इस समझौते को रद्द करने के नतीजे झेल ही नहीं सकते। वो मिस्र को ग्रेटर इजराइल के अपने सपने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। मिस्र फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली के खिलाफ सबसे पहले मजबूत दीवार है और यही बात नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा खटकती है। ये बयान उस वक्त आया जब इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू मिस्र को गैस सप्लाई करने वाले सौदे को रोकने पर विचार कर रहे हैं। इजरायली अखबार इजरायल हयोम ने लिखा कि नेतन्याहू ने अफसरों को आदेश दिया है कि मिस्र के साथ बड़े गैस समझौते पर उनकी निजी मंजूरी के बिना आगे ना बढ़े। वो इस मुद्दे पर इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन से चर्चा कर रहे हैं कि समझौते को आगे बढ़ाना है या रोकना है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही नेतन्याहू ने दावा किया था कि वो ग्रेटर इजराइल के विजन के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इजरायली दावे के मुताबिक ग्रेटर इजराइल न सिर्फ कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके शामिल हैं बल्कि पड़ोसी अरब देशों के हिस्से भी आते हैं जिनकी हदें फुरात नदी से लेकर नील नदी तक बताई जाती है, यानी इसमें मिस्र भी शामिल है। वहीं दिया राशवान ने कहा, अगर नेतन्याहू ये सोचते हैं कि मिस्र के पास गैस और ऊर्जा के लिए सिर्फ इजराइल ही एकमात्र रास्ता है तो
ये उनकी गलतफहमी है। मिस्र की हुकूमत के पास कई और विकल्प मौजूद है। नेतन्याहू मिस्र की तरफ संकट धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 अगस्त को मिस्र ने इजराइल के साथ गैस समझौते को 2040 तक बढ़ाया था। हालांकि उन्होंने ये दावा किया था कि इसका मतलब ये नहीं कि हम फिलिस्तीनियों को भूल गए हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इटली में हजारों लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन और ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के समर्थन में हिस्सा लिया। ये फ्लोटिला पिछले 4 दिनों से लगातार गाजा की ओर सफर कर रहा है, जिसका मकसद है इजराइल के लगाए गए नाकाबंदी को तोड़ना। बुधवार को दक्षिणी इटली के कातनिया बंदरगाह पर बड़ी भीड़ जुटी। यहाँ से इटली से जुड़ने वाली नावें फ्लोटिला का हिस्सा बनी। इसके बाद लोग शहर के केंद्र की ओर मार्च करते हुए निकले। उनके हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे और तख्तियों पर फिलिस्तीन और फ्लोटिला के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। मंच के आयोजकों में से एक ने बताया कि इस मार्च में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए, फिलिस्तीन को आज़ादी दो, कत्लेआम बंद करो, नदी से समंदर तक फिलिस्तीन आज़ाद होगा। कार्यक्रम के आखिरी में शहर के स्क्वायर में बड़ी स्क्रीन पर यह नारा दिखाया गया, गाजा हम आ रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला भूमध्य सागर में लगातार चौथे दिन सफर कर रहा है। 20 जहाज़ों का पहला जत्था रविवार को बार्सिलोना स्पेन के बंदरगाह से रवाना हुआ था। इसके बाद सोमवार की सुबह जेनोआ उत्तरी पश्चिमी इटली से दूसरी काफिला निकला। अब उम्मीद है कि आने वाले रविवार को ट्यूनीशिया से तीसरी काफिला रवाना होगी और फिर ये सभी मिलकर गाजा की ओर बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि इजराइल ने गाजा पट्टी को 18 साल से घेर रखा है। मौजूदा हालात ये है कि 22 लाख लोगों में से करीब 15 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बस्तियां और घर युद्ध में तबाह कर दिया गए। 2 मार्च से इजराइल ने गाजा जाने वाले सारे बॉर्डर और रास्ते बंद कर दिए हैं और किसी भी तरह की मानवीय मदद को रोक दिया है। इस वजह से गाजा के लोग भयंकर अकाल और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये फ्लोटिला जहाज इसी घेराबंदी को तोड़ने के लिए निकले हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार के लगाए हुए टैरिफ को रद्द कर देता है तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और अमेरिका तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेगी कि इस मामले को तुरंत देखा जाए। उन्होंने कहा, हम आज जिस जगह पर हैं वो टैरिफ और हमारी काबिलियत की वजह से है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, लेकिन अगर टैरिफ हटा दिया गया तो हमारे पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि फिर हम बाहर से आने वाली कंपनियों के निवेश की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारा हाल तीसरी दुनिया के देशों जैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला अगस्त के आखिर में शुरू हुआ, जब एक संघीय अपील अदालत ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बड़े हिस्से को गैर कानूनी कह दिया। अदालत का कहना था कि ट्रंप ने अपने पावर का इस्तेमाल उस हद से ज़्यादा किया जो उन्हें आर्थिक इमरजेंसी कानून के तहत मिली थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल इन टैरिफ को अस्थायी तौर पर लागू रहने दिया है और अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों, टैरिफ ट्रंप की आर्थिक नीतियों का अहम हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि ये टैक्स अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए ज़रूरी है, खासकर चीन और यूरोपीय देशों की सस्ती चीज़ों से। लेकिन बहुत से आर्थिक जानकारों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से आयात महंगा हो गया और अमेरिका में महंगाई बढ़ी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।